हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। आर्द्रभूमि क्षेत्र पर्यावरण और पारिस्थितिकी के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। कारण यह है कि यहां पर जैव विविधता आपको भरपूर मात्रा में देखने के लिए मिलेगी। परंतु वर्तमान कंटेक्स्ट में यह आर्द्रभूमि क्षेत्र खतरे में है और आज जिस आर्द्रभूमि क्षेत्र की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सूरजपुर पक्षी अभ्यारण्य वाला क्षेत्र, जो कि आता है एक्चुअली ग्रेटर नोएडा वाले क्षेत्र में। यह ग्रेटर नोएडा वही है जिसको नाम दिया जाता है या फिर जिसको टाइटल मिलता है इंडिया का जापान, और इसका मेन कारण है यहाँ का डेवलपमेंट और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज। याद रखिएगा कि जो ग्रेटर नोएडा वाला क्षेत्र है, यहाँ एक बहुत फेमस गटर है और ये गटर ही उत्तरदायी माना जा रहा है इस प्रदूषण के लिए, जिसका नाम है हवालिया नाला। जी हाँ, आप बिल्कुल जान सकते हैं कि किस प्रकार से एक गटर के थ्रू एक पूरा का पूरा आर्द्रभूमि क्षेत्र, जिसका पर्यावरण में एक बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंस रोल होता है, ये प्रभावित हो जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा कि जो ग्रेटर नोएडा है ये इंडस्ट्रियल हब माना जाता है। आता है ये दिल्ली NCR वाले क्षेत्र में, परंतु इंडस्ट्री से निकलने वाला जो अपशिष्ट है ये इस नाले के थ्रू जिस क्षेत्र में छोड़ा जाता है वो है सूरजपुर पक्षी विहार वाला एरिया। और यहां पर प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है और इसके अलावा 180 प्रकार की प्रजातियां इस क्षेत्र में निवास करती हैं, पक्षियों और साथ में अन्य जीव जंतुओं की। और यहां के कुछ निवासी पक्षी भी हैं और इस एक प्रक्रिया के थ्रू, अर्थात ये जो अनौपचारिक रूप से सीवेज और औद्योगिक अपशिष्ट यहां पर छोड़ा जा रहा है, इसके कारण कंटिन्यूअसली इसका खात्मा होता जा रहा है और लगातार ये चिंता का विषय बना हुआ है। बात यहां तक पहुंच गई है कि भाई कंटिन्यूअसली ये प्रवाहित किए जाने के कारण, ये अवशेष प्रवाहित किए जाने के कारण ये संख्या है, अर्थात जो प्रवासी पक्षियों के आगमन की संख्या है, ये इस वर्ष देखी गई है कि 400 है। बल्कि ये शीतकाल का ही मौसम है, अर्थात अक्टूबर माह में ये पक्षियों का आगमन हुआ करता था। अक्टूबर से जनवरी तक ये आगमन होता था, परंतु इस बार जो आगमन देखा गया, इस माइग्रेशन सीजन में इन प्रवासी पक्षियों का आगमन 400 से भी कम हुआ, जो कि इस वर्ष का अब तक का सबसे कम डेटा माना जा रहा है। और इसका जो मेन मुख्य कारण है, याद रखें, पानी का कालापन, जिसको हम सामान्य भाषा में जलमंडल के मरुस्थलीकरण का नाम देते हैं। कि सर, जब किसी भी एरिया में अवशिष्ट प्रवाहित किया जाता है या फिर इंडस्ट्रियल अवशिष्ट प्रवाहित किया जाता है, तो इसके कारण पानी के ऊपर रासायनिक अवशेषों की एक परत बिछ जाती है और इसका मतलब है कि जलमंडल में जीवित रहने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मात्रा एक्चुअल में होनी चाहिए थी, ये धीरे धीरे कम हो जाती है या फिर कम होने लगती है, जिसका मेन कारण है ये जो औद्योगिक अवशिष्ट यहां पर आया और इस औद्योगिक अवशिष्ट का जो अपघटनीकरण हुआ और साथ में जो कार्बनीकरण हुआ, तो इससे जो कार्बन रिलीज हुआ ये जलमंडल में खुल गया और जलमंडल में घुले जाने के कारण या फिर घुल जाने के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई और जितने भी जलीय जीव थे वो उनकी धीरे धीरे डेथ होने लगी। और उनकी डेथ होने का परिणाम यह हुआ कि जलमंडल में रहने वाले जितने भी प्रकार के जीव जंतु थे उनकी धीरे धीरे डेथ हो गई। अब ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा लंबी चलने वाली कंडीशन है, बट इसका इनिशियल रूप पर आपको प्रभाव इस प्रकार दिखता है, जैसे भाई इस नाले के थ्रू जब इंडस्ट्री का अपशिष्ट इस सूरजपुर वाले क्षेत्र में छोड़ा जा रहा है, तो इसका अच्छे से सीवेज नहीं हो पा रहा है, इसका अच्छे से निपटान नहीं हो पा रहा है। और जब निपटान नहीं हो पा रहा है तो फिर ये उसी स्थान पर रहकर सड़ रहा है और कंटिन्यूअसली वहां पर गंदगी फैला रहा है। इवन यहां तक ये भी देखा गया कि यदि आप ग्रेटर नोएडा में स्थित सूरजपुर पक्षी अभ्यारण्य को देखेंगे तो ये इतना फेमस माना जाता है कि यहां पर प्रत्येक वर्ष विदेशी पक्षियों के साथ साथ विदेशी आगंतुक भी आते हैं और इस वर्ष इन आगंतुकों में भी कमी देखी गई है, अर्थात जो टूरिस्ट होते हैं इनकी संख्या में भी गिरावट आई है। याद रखिएगा कि पहले मैं इंपॉर्टेंट डेटा की बात कर लेता हूं। ये जो डेटा मैंने बताया ये बीते 4 वर्षों का है और बीते 4 वर्षों में सबसे कम पक्षी यहां पर देखे गए हैं। और इवन यहां पर 2 पक्षी हैं, बाल हेडेड गीज और साथ में लेजर विजलिंग डक। ये प्रजातियां पूर्णतः गायब होने की कैटेगरी में आ गई हैं, अर्थात क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। IUCN स्टेटस शायद सही ना हो, परंतु हाँ एंडेंजर्ड से ये नीचे नहीं है।
अर्थात लुप्त प्राय पक्षियों की कैटेगरी में ये है। अब चलिएगा एक बार समझते हैं कि भाई ये जो सूरजपुर है ये आता कहां पर है। याद रखें कि ये आता है यमुना नदी बेसिन में, और जो रूरल आर्द्रभूमि क्षेत्र होते हैं या फिर रूरल नहीं, अर्बन वेटलैंड्स होते हैं, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। कारण यह है कि जब जब इंसान इंडस्ट्री पर ध्यान देता है या फिर जब जब इंसान डेवलपमेंट पर ध्यान देता है तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। ऐसा ना होने पाए, इसीलिए सूरजपुर के आसपास का जो एरिया था, अर्थात जो उत्तर प्रदेश वन विभाग था, इसने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की इंडिया ब्रांच के साथ मिलकर और साथ में जो ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, इसके साथ मिलकर 2010 से सूरजपुर वेटलैंड के संरक्षण, इसके नियोजन और साथ में इसके विकास के लिए एक प्रोजेक्ट पर कार्य करना प्रारंभ किया था। ठीक है, और साथ में यह प्रयास किया गया था कि आज जिस एरिया में सूरजपुर है वो भले ही हमको बहुत ज्यादा वीरान नजर नहीं आता, बहुत ज्यादा चहल पहल वहां पर रहती है, परंतु एक टाइम था कि वो क्षेत्र बिल्कुल सुनसान था। तो यह भी प्रयास किया गया कि भाई किस प्रकार से सुनसान क्षेत्र को एक प्रकार से जीवंत किया जाए, अर्थात यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य बनाए जाने का प्रयास किया गया। पक्षी अभ्यारण्य बनाने से क्या हो जाएगा भाई, एक्चुअल में किसी भी क्षेत्र में जब ऐसी कोई गतिविधि संपन्न होती है तो इसके द्वारा जो टूरिज्म है इसको बढ़ावा मिलता है, और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए और साथ में ये एनवायरमेंट इकोलॉजी के परिप्रेक्ष्य में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करने के लिए, इंपॉर्टेंट कदम उठाने के लिए ये समस्त प्रकार के प्रयास किए गए थे। याद रखिएगा कि यह क्षेत्र प्रवासी और निवासी पक्षियों दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो सूरजपुर वाला एरिया है, हमने मान लिया भाई कि यहां पर प्रवासी पक्षियों का आगमन इस वर्ष कम हुआ है, परंतु समस्या कहां है। याद रखो कि प्रवासी पक्षी कई प्रकार के होते हैं, जैसे जो सूरजपुर में हमें दिखाई देते हैं स्पॉट बिल्ड डक, लेजर विजरिंग डक, कॉटन पिग्मी कूज, कॉम्बे डक, है ना। ये प्रवासी पक्षी हैं मेनली, जो कि हर वर्ष यहां पर आते थे और इनकी संख्या में लगातार गिरावट देखी गई है। साथ ही कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जिनका ये प्रजनन केंद्र माना जाता है, और प्रजनन केंद्र माने जाने के पीछे का कारण यह है कि भाई शीतकाल के समय यहां पर उपयुक्त दशाएं मौजूद होती हैं, और यही उपयुक्त दशाएं एनवायरमेंट इकोलॉजिकली बहुत अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों का विकास होगा, तो मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों के विकास होने का परिणाम, विनाश होने के परिणाम स्वरूप दुर्दशा यह हो सकती है कि भाई जिस स्थान पर बायोडायवर्सिटी नष्ट हो वहां पर ह्यूमंस का विकास या फिर ह्यूमंस का डेवलपमेंट अपने आप पीछे होने लगता है। यानी कि इन आर्द्रभूमि क्षेत्रों का नष्ट होना मानव अर्थात होमो सैपियंस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट डाल सकता है, और इसीलिए इसको कंट्रोल करना आवश्यक है। और ये जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं कि भाई सूरजपुर वाला एरिया प्रभावित हो रहा है और यहाँ के जो आर्द्रभूमि क्षेत्र हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कारण जो प्रवासी पक्षी हैं उनका आगमन नहीं हो पा रहा है, इनकी जनसंख्या लगातार घट रही है। ये बात जब मैं बोल रहा हूं, जब वेटलैंड नियम के तहत जो सीवेज और साथ में जो औद्योगिक अपशिष्ट है इसको डायरेक्टली किसी वेटलैंड एरिया में प्रवाहित ना करने के लिए बहुत ही सख्त नियम बनाए गए हैं, उसके बावजूद ग्रेटर नोएडा वाले सेक्शन में, अर्थात सबसे मेन माना जाता है ये एनसीआर वाले क्षेत्र में, वहां पर इन नियमों का उल्लंघन हो रहा है, और इन नियमों के उल्लंघन के बावजूद भी इस पर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा, प्रशासन का यहां पर ध्यान भी नहीं है। अब हाल ही में बोल दिया गया है कि इस पर सख्ती से कदम उठाए जाएंगे और नए नए लॉज बनाएंगे, परंतु भाई जितना नुकसान होना था वह हो गया, और एक बार यदि पारिस्थितिकी तंत्र ने बिगड़ना चालू किया, एनवायरमेंट का ह्रास होना चालू हुआ, तो उसको वापस से सुधारने में समय लगता है, ये आप भी जानते हैं। अब आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भाई कि यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप इस टेलीग्राम हैंडल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह है क्यूआर कोड, नाम है इसका अभिषेक कुमार ज्योग्राफी, और यदि किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं। साथ ही यदि आपको 2025, 26 या फिर 27 किसी भी बैच के साथ ज्वाइन होना हो तो आप स्टडी IQ IAS हिंदी के प्लेटफॉर्म पर विजिट कर सकते हैं, और नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया हुआ है उस पर भी डायरेक्टली आप विजिट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? AKB लाइव कोड का यूज किए जाने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, और 10 दिसंबर से ये बैचेस स्टार्ट है, तो इनका पार्ट बनने के लिए आप जल्द से जल्द नीचे क्लिक करें। शाम को 5 बजे से इनमें कक्षाएं प्रारंभ होंगी।
धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।